हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? सबका समाचार ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग का क्लास 21 सितंबर से खुलने वाला है। आइए, उसके पहले आज हम लोग मैथमेटिक्स 12th का बहुत स्कोरिंग चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, जहां से आसानी पूर्वक आप 10 से लेकर 16 अंक तक 10 से लेकर 16 अंक तक प्राप्त कर सकते हैं। वह टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। वह टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग वेक्टर एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। और एनसीईआरटी बुक, मैथ 12 की एनसीईआरटी बुक का यह चैप्टर है 10। चैप्टर नंबर 10 है। इसमें कौन कौन कंटेंट्स हैं? 12th बोर्ड में कुल अंक कम से कम 10 अंक पूछेगा या 16 अंक तक पूछे जाते हैं, यानी 10 से 16 अंक आप आसानी पूर्वक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें चैप्टर आपको मिलेंगे 4, अंतिम होता है मिसलेनियस, विविध प्रश्नावली। एक्सरसाइज 10.1 आपको शुरू करेंगे। इसमें हमको पढ़ना है वेक्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डेफिनेशन देखना है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और इस पर आपका एक्सरसाइज 10.1 समाप्त हो जाए। तब आता है सेकंड चैप्टर है 10.2। यह है वेक्टर्स एडिशन लॉ। यहाँ पढ़ना है वेक्टर एडिशन लॉ के बारे में पढ़ना है एंड इट्स प्रॉपर्टी, सदिशों का नियम और इसके गुण। इस पर आपको क्वेश्चन बन जाएंगे 10.2। थर्ड में आता है 10.3 में आता है मल्टीप्लिकेशन, और 10.4 में भी आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फैक्टर्स। यहाँ पर भी 2 सदिशों का गुणन पढ़ना है, यहाँ पर भी 2 सदिशों का गुणन पढ़ना है। लेकिन 10.3 में पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट। यह अदिश गुणन पढ़ना है, इसका हिंदी होता है अदिश गुणन, यानी जब 2 सदिश को गुणा करते हैं अदिश राशि मिलता है, उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और जब 2 सदिश को गुणा करेंगे वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होता है, उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, उसको कहते हैं सदिश गुणन। क्या कहते हैं? सदिश गुणन। और यह चैप्टर होता है 10.4। उसके बाद से बन जाते हैं आपका मिसलेनियस चैप्टर, जिसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन मिलाकर पूछे जाते हैं, और ये कंपटीशन जेईई मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिसलेनियस चैप्टर जो होता है कंपटीशन व्यू से बनाएंगे। तो चलिए, ये आपका कंटेंट्स हुआ। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पहला वीडियो में वॉल्यूम 1 में शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1, यानी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ बुक्स पढ़ेंगे। तो चलिए, इसको नोट कीजिए। अब हम इसको आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। आइए, अब यहाँ पर देखिए, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। इसमें इंट्रोडक्शन पर बात करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन पर बात होगा। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं पहले फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। यह टॉपिक फिजिक्स से ही आता है, और मैथमेटिक्स को कन्वर्ट कर जाता है। इसीलिए हम शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसका हिंदी होता है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? बहुत सारे बुक लिखते हैं कि वैसी राशियाँ जिसको मापा और तोला जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे भौतिक राशियाँ का सेंस हम लोग ये करेंगे कि फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल लॉ हैं, बहुत सारे भौतिक नियम हैं। तो भौतिकी के नियमों को जिस राशियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, फिजिक्स में जितने भी लॉ हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उसमें जिन राशियों का उपयोग किया जाता है, उन्हीं राशियों को हम लोग क्या करते हैं? बोलिए, भौतिक राशि। फिर से समझिए, भौतिकी में भौतिक के नियम हैं, सिद्धांत हैं, उसमें जिन राशियों का उपयोग करते हैं, जिस क्वांटिटीज का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा भौतिकी लॉ को हम व्यक्त करते हैं, उसी क्वांटिटीज को कहा जाता है भौतिक राशि। तो कैसे डिफाइन किया गया है? वे क्वांटिटीज, यानी वे राशियाँ, क्वांटिटीज माने होता है राशियाँ, वे राशियाँ जिसको मापा जा सकता है। पहला बात होगी, हम माप सकते हैं, मापा जा सकता है, तथा जिसका उपयोग भौतिकी के नियमों को व्यक्त
करने के लिए किया जाता है। भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिकी के नियम में जो राशि का उपयोग किया जाए, जिस क्वांटिटीज का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और उसी को कहते हैं भौतिक राशि। जैसे एग्जाम्पल में एक नियम है संवेग का। संवेग का फॉर्मूला पढ़ोगे, संवेग बराबर आता है द्रव्यमान गुणे वेग, मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। एक नियम है कि इसमें संवेग आया, द्रव्यमान आया, वेग आया। संवेग, द्रव्यमान तथा वेग क्या होते हैं बोलिए? ये हो जाते हैं भौतिक राशियाँ। क्या होते हैं बोलिए? ये हो जाती हैं भौतिक राशियाँ, क्योंकि ये भौतिकी के नियमों में इसका उपयोग किया गया है, इसलिए ये तीनों क्या हो जाती हैं? भौतिक राशि। एक और यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास बराबर, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यह भौतिकी की एक नियम है, न्यूटन साहब दिए हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम में इन तीनों राशियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस राशियों को क्या कहते हैं बोलिए? भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिकी में न्यूटन की गति के दूसरे नियम, भौतिकी में न्यूटन के गति के दूसरे नियम को व्यक्त करने के लिए बल, द्रव्यमान, त्वरण का उपयोग किया गया है, इसलिए बल, द्रव्यमान, त्वरण क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यह भौतिक राशियाँ समझ, इसमें देखिए एग्जाम्पल में बहुत सारे आ जाएंगे। ये सबका उपयोग भौतिकी के नियमों में हम लोग करते हैं। दूरी है, विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, क्षेत्रफल है, विद्युत धारा है, विद्युत वाहक बल है, विभव है, तीव्रता है, बहुत सारे आ जाएंगे। इसमें कार्य आ जाएंगे, कार्य होंगे, शक्ति आ जाएंगे, ऊर्जा आ जाएंगे, इत्यादि बहुत सारे आ जाएंगे। ये सब क्या होती है? भौतिक राशि। अब वैज्ञानिकों ने भौतिक राशियों को अध्ययन करना शुरू किया, इसका स्टडी करना शुरू किया, तो देखे कि यह दो प्रकार की होती है। तीसरा भी होता है टेंसर, वो अपवाद में आ जाता है। तो दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। दोनों राशियों को अध्ययन किया गया तो देखा गया कि सभी राशियों में परिमाण पाया गया, उसकी मात्रा पाई गई सभी राशियों में। लेकिन कुछ राशियां ऐसी मिली जिसमें केवल परिमाण थे, दिशा नहीं थी। और कुछ ऐसी राशियां मिली जिसमें परिमाण तो थे ही और दिशा भी थी। तो लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ दो भागों में बांटा। वह कौन कौन सी है? एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज और दूसरे को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और तीसरा आ जाता है टेंसर। तीसरा क्या आता है बोलिए? टेंसर। आइए अब हम इसके क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। आइए अब यहाँ देखिए फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों को तीन भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है अदिश राशियाँ, दूसरा होता है सदिश राशियाँ, तीसरा होता है टेंसर। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अदिश राशियाँ होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, सदिश राशियाँ को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। दोनों को डिफाइन किया, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, वे भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसमें केवल परिमाण, अर्थात जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है, जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, उसको कहा गया अदिश राशियाँ। वैज्ञानिकों ने देखा कि बहुत सारी राशियाँ हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड पाया गया, डायरेक्शन नहीं पाया गया, केवल परिमाण पाया गया, दिशा नहीं पाई गई, उसको लोगों ने कहा कि यह स्केलर क्वांटिटी है। जैसे दूरी, डिस्टेंस, चार्ज, वेलोसिटी, चार्ज, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, पावर, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, सेल का ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, विभव,
विद्युत धारा इत्यादि बहुत सारी क्वांटिटीज है जो अदिश राशियां होती है। जरा यहाँ आइए, सदिश राशियां में वे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अर्थात वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें दोनों होगा, परिमाण तो होंगे ही और यहाँ दिशा भी होता है। जैसे विस्थापन, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, तीव्रता हो गया, क्षेत्रफल हो गया इत्यादि बहुत सारी क्वांटिटी होगी जो क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। टेंसर वैसा होता है जिसको हम, जिसके परिमाण को व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे टाइम को ले लीजिए, तो टाइम को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए टेंसर उसको कहा जाता है। तो बहुत सारी क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड को भी हम मेजरमेंट बढ़िया से नहीं कर सकते हैं, वह टेंसर कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिश का निरूपण या नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। आखिर में हम वेक्टर की बात करते हैं, स्केलर क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि स्केलर हर जगह रोज होता है। आप किराने की दुकान में जाते हैं, चावल मांगते हैं 5 kg 10 kg, वो स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ लेते हैं। सिंपल मेथड से स्केलर को जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर में दोनों होते हैं, इसीलिए आपका जो चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि यहाँ केवल वेक्टर की डिस्कशन होने वाली है। तो चलिए, वेक्टर तो हम कह रहे हैं कि परिमाण होगा, दिशा होगा, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं। आइए अगला हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर या नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। हिंदी में कहेंगे सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण कैसे होता है? तो किसी वेक्टर को एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। एक वेक्टर को एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसके एक किनारे पर तीर का निशान लगा, ये तीर का निशान एरो है, और दूसरा किनारा ऐसा ही रहता है। तो जिस किनारे पर तीर का निशान लगा रहता है उसको हेड कहा जाता है, शीर्ष या टर्मिनल पॉइंट कहते हैं या फाइनल पॉइंट कहते हैं, इसको जहाँ पर तीर का निशान होगा उसको। और जो दूसरा किनारा होता है जहाँ पे कुछ नहीं लगा होता है, जैसे यहाँ पॉइंट ए है, इसको कहते हैं टेल। टेल का हिंदी होता है पूंछ, टेल। या इसको इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, इसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, इसको अंतिम बिंदु कहते हैं, इसको पूंछ कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं। और वेक्टर को एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे ए बी, और यहाँ पर देते हैं वेक्टर साइन। ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर को एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? ए पर, अंतिम बिंदु कहाँ है? बी पर। यानी ए से बी, इसका मतलब कि इस वेक्टर की प्रारंभिक बिंदु ए पर है और अंतिम बिंदु देखिए शीर्ष कहाँ है? बी पर, इसीलिए ए और बी कर दिए। अगर ऐसा लिखा जाए बी ए, अब कैसे दर्शाइएगा? तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर ए पर है, अंतिम बिंदु बी पर है, ए से बी करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे चाहे ऐसा करेंगे। इस वेक्टर को ये परिमाण दे देगा और ये दिशा देगा। पीछे एरो का मतलब ये है कि दिशा कहाँ से कहाँ जा रही है? बिंदु ए से बी की तरफ जा रही है। प्रारंभिक बिंदु ए पर है, अंतिम बिंदु बी पर है। सदिश का टेल ए पर है, हेड बी पर है, इसीलिए ए से बी की तरफ दर्शाया है। यहाँ पर भी ए से बी की तरफ दर्शाया गया है। इस डायग्राम के अनुसार यह बल कहा जाएगा वेक्टर ए बी। क्या पढ़ेंगे इसको? बोलिए, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। इसको भी वही पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। क्यों? क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है दिशा, इसकी भी दिशा ए से बी की तरफ जा रहा है। ये बहुत मार्केबल पॉइंट है। ऊपर जो एरो का चिन्ह देते हैं वह यह क्लियर करता है कि वेक्टर का टेल ए पर है कि बी पर है। तो बताइए, यहाँ पर ए से बी की तरफ जा रहा है तो टेल कहाँ होगा? बोलिए ए पर, और यहाँ हेड कहाँ होगा? बी पर। इसके अलावा ऐसे भी दर्शा देते हैं वेक्टर ए।
यहाँ क्लियर नहीं होता है कि टेल किधर होगा, हेड किधर होगा, लेकिन इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। इसको पढ़ने का तरीका है वेक्टर ए। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिए, इसी बात को यहाँ से पढ़ते हैं। किसी वेक्टर को एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाते हैं जिसके एक किनारे पर तीर एरो का चिन्ह लगा होता है, एरो का चिन्ह लगा होता है, जिसे फाइनल पॉइंट या हेड या टर्मिनल पॉइंट शीर्ष कहा जाता है। जबकि दूसरे किनारे को उच्च यानी टेल या इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। ये डायग्राम से समझ लीजिए। ये हो गया टेल या इनिशियल पॉइंट, इसको पुश कहते हैं। एरो जहां लगा हुआ है उसको हेड कहेंगे, टर्मिनल पॉइंट कहेंगे, फाइनल पॉइंट कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। अगर इसको नोटेशन किया जाए, सिंबलाइज किया जाए, यह पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, ए बी लिखेंगे और एरो सोचेंगे कहां से कहां जाएगा। इस एरो का मीनिंग है, यह एरो बताएगा इनिशियल पॉइंट ए पर है कि बी पर है। इसका इनिशियल पॉइंट ए पर है, ए से शुरू होगा अब बी पर खत्म हो जाता है। इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। अगर बी ए लिख दें, इसी वेक्टर के लिए बी ए लिख दें, एरो का चिन्ह किधर होगा बोलिए? एरो का चिन्ह ए से बी की तरफ होगा, उलट जाएगा। दोनों सेम सेम, ऐसा लिखें या ऐसा लिखें। इसको भी पढ़ेंगे वेक्टर ए बी, इसको भी पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। अगर ऐसे अल्फाबेटिकल लिखे जाए वेक्टर ए, यहाँ इनिशियल पॉइंट की क्लियर नहीं होती है, या वेक्टर ए पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ आए। अब यहाँ दो बातें हैं, तीर है और यहाँ पर रेखा की लंबाई। इसकी पहचान रेखा की लंबाई है और तीर है, ये दो काम होते हैं। तीर और रेखा की लंबाई से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण होना चाहिए और दिशा होना चाहिए। तो परिमाण रेखा की लंबाई देता है। अगर परिमाण अधिक होगा, उस वेक्टर का रेखा की लंबाई बड़ी होगी। जिस वेक्टर का परिमाण कम होगा, उसकी रेखा की लंबाई छोटी होगी। और तीर का निशान दिशा को बतलाता है कि वेक्टर की दिशा किधर है, वह तीर बतलाएगा। तो दिशा बतलाता है तीर और रेखा की लंबाई देता है परिमाण। तो दोनों बातें इसमें निहित है, दोनों बातें इसमें उपलब्ध है। इसीलिए वेक्टर को हम एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, जिसका एक किनारे पर तीर का निशान लगा होना चाहिए। यहाँ पर आए, सरल रेखा में लगा तीर, आखिर में क्या क्या पॉइंट हमको क्लियर हुआ? तो सरल रेखा में लगा तीर का निशान सदिश की दिशा, ये देखिए, सदिश की दिशा को बतलाता है। जबकि सरल रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण या मापांक को दर्शाता है। ये देखिए, लंबाई परिमाण देगा और तीर का निशान दिशा देगा। अर्थात सदिश का परिमाण बढ़ने पर सरल रेखा की लंबाई बढ़ जाती है। अर्थात सदिश का परिमाण समानुपाती होता है सरल रेखा की लंबाई के। जब परिमाण बढ़ेगा तो रेखा की लंबाई बढ़ेगी, जब परिमाण घटेगा तो रेखा की लंबाई घटेगी। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम्पल में सदिशों को निरूपित करें। कैसे सदिश को निरूपित करें? तो परिमाण दिया गया है, दिशा है पूरब, परिमाण है 5 न्यूटन, दिशा है पूरब, परिमाण है 15 न्यूटन बल है उत्तर दिशा में, 20 न्यूटन बल है पश्चिम दिशा में। तो जब दिशा की बात आती है तो आपको यह याद रखना चाहिए, ये दो लंबवत रेखा खींचते हैं और यहाँ से इसको कहते हैं पूरब, यह होता है पूरब दिशा और इसका अपोजिट होता है पश्चिम दिशा। ऊपर होता है उत्तर दिशा, नीचे होता है पश्चिम दिशा। यह जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से दाहिने तरफ जाएंगे पूरब, बाएं तरफ जाएंगे पश्चिम, ऊपर जाएंगे उत्तर, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, डबल इसको कहते हैं नॉर्थ, एन इसको कहते हैं साउथ, एस। इधर ई होगा, इधर डब्ल्यू होगा, इधर एन होगा, इधर एस होगा। इसी पॉइंट से रिलेटेड करते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी पर हम इस सारे वेक्टर को दर्शाएंगे। देखिए यहाँ बना रहे हैं,
लेकिन बात ये है, ये 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 15 न्यूटन है, 20 न्यूटन। ये 5 से शुरू करेंगे। अगर 5 न्यूटन की बात करें हैं, ये 5 न्यूटन की रेखा हो गई सपोज कीजिए, ये 10 है तो 10 इसका दुगुना होगा, रेखा की लंबाई डबल हो जाएगी। देखिए डबल ले लेंगे, इसका डबल, ये 10 न्यूटन का हो जाएगा। ये 15 है, इसका क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। देखिए 3 गुना करेंगे ऐसे, ये 15 न्यूटन हो जाएगा। और ये 20 गुना है तो इसका 4 गुना करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे और ये होगा 20 न्यूटन। यानी परिमाण जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे रेखा की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। यह 5 है, ये 10 है, ये कभी 5 नहीं होगा, ये कभी 10 नहीं होगा। अगर कोई ऐसा लिख दे, यह है 5 न्यूटन और यह है 10 न्यूटन, ऐसा यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका परिमाण 5 न्यूटन है, इसका परिमाण 10 न्यूटन है। इसकी रेखा की लंबाई छोटी नहीं होगी इससे, जब होगी तो इससे डबल होगी। यह कितना मानते हैं उसके अनुसार में उल्टा करेंगे, ये नोटेशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जिसका परिमाण अधिक होता है उस सदिश की रेखा की लंबाई उससे बड़ी होगी, और जिसका परिमाण कम होता है उसकी छोटी होगी। तो 5 न्यूटन का रेखा की लंबाई बड़ा कर दिए, 10 न्यूटन का रेखा की लंबाई छोटा कर दिए, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 न्यूटन है छोटा, 10 है इसका डबल, 15 है तो इसका 3 गुना करेंगे, 20 है तो इसका 4 गुना करेंगे। ठीक है, अब दिशा बतलाना है, यह पूरब में रहेगा, यह उत्तर में और यह पश्चिम में। ये तो आपका नोटेशन हो गया। दिशा के लिए हम उस पर चर्चा करते हैं, यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए ऐसा, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। यहाँ से खींचेंगे। पहला देखिए 10 न्यूटन, यहाँ पर इसको उठाएंगे, इसको उठा लेंगे, या इसकी लंबाई थोड़ा छोटा कर दें। ये देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं। ये देखिए अब आइए, ये क्या है, ए नंबर 10 न्यूटन पूरब दिशा। यहाँ से शुरू करेंगे, इधर खींच देंगे, ये होगा 10 न्यूटन, ये पूरब में दिखा देंगे, ईस्ट में होगी। यह ई नंबर हो गया, ये पहला का नोटेशन यहाँ। दूसरा में ये 5 न्यूटन, अब इसका आधा 5 न्यूटन क्या पूरब में इधर है, यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे इधर, इसका आधा खींचेंगे, यहाँ आधा खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, इसी पर हो गया। यह है ए है, यह बी है। सी में आइए 15 न्यूटन उत्तर, ऊपर 15 न्यूटन पे चलिए, इस रेखा की लंबाई हम ऊपर करेंगे, और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ये देखिए, यह लिख देंगे 15 हो गया लोकेशन, इसका हो गया 15 न्यूटन। फिर कर रहा पश्चिम दिशा में 20, इधर इससे बड़ा रेखा हो जाएगा, ध्यान से इससे बड़ा खींचेंगे, यानी ये पॉइंट सब यहाँ आ जाएगा, एरो इसका इधर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 20 न्यूटन। तो परिमाण 20, दिशा किधर हो गया बोलिए, वेस्ट। परिमाण 10, दिशा किधर हो गया, ईस्ट। परिमाण 5, दिशा एरो देखिए कैसे है, एरो इधर ईस्ट की तरफ है। परिमाण कितना है बोलिए, परिमाण 15 है, और दिशा किधर हो गया बोलिए, नॉर्थ। ये आपका हो गया ए वेक्टर, ए वाला, ये हो गया आपका बी वाला, ये हो गया आपका सी वाला, और ये हो गया आपका डी वाला। चारों वेक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से निर्मित करें। केवल एक को देगा, एक को दिखा के छोड़ देंगे, 2 को देगा, 2 को दिखाएंगे, सब दिखाएगा, सबको दिखा देंगे, अलग अलग भी दिखा सकते हैं आप। चलिए इसको नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिखा दीजिएगा। ये गलत हो सकता है, कोई ऐसा लिखता है यह 5 न्यूटन और यह लिख दे 10 न्यूटन, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रेखा की लंबाई इसकी छोटी नहीं हो सकती, जब होगी से बड़ी। अगर एक साथ लिखना होता, एक साथ लिखना होता। आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिखते हैं नोट में, जरा इसको समझिए। नोट में पहला पॉइंट यह है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा में परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तथा दिशा, डायरेक्शन, दोनों पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में, विद्युत धारा में दोनों पाया जाता है, परिमाण भी पाए जाते हैं, दिशा भी पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। लेकिन विद्युत धारा क्या होता है, अदिश राशि होता है।
ये देखिए, कोई पूछ देगा कि विद्युत धारा में परिमाण ही पाया जाता है, दिशा ही पाया जाता है, लेकिन ये अदिश राशि होता है क्यों? तो आगे देखिए, क्योंकि विद्युत धारा सदिश के योग नियम, सदिश के योग नियम, वेक्टर एडिशन लॉ, सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है। यानी सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसको अदिश कहा जाता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि वेक्टर एडिशन लॉ है, तो वेक्टर सदिश के योग नियम हम पढ़ेंगे। इसका अगला चैप्टर है एक्सरसाइज 10.2 में सदिशों का योग पढ़ना है ना, योगफल का नियम, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि वेक्टर एडिशन लॉ क्या है। इसका पालन वो नहीं करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को अदिश में रखा जाता है। दूसरा देखिए, सभी बल, कहीं भी बल आ जाए, टर्म आ जाए, फोर्स, कोई फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, कहीं भी फोर्स आ जाए तो समझिए कि वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बोलिए? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, उसमें दोनों होगा। लेकिन एक अपवाद में है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, यहाँ बल है लेकिन यह बल होता नहीं है, यह कार्य होता है, यह अदिश हो जाता है। तो देखिए, सभी बल फोर्स सदिश राशि होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ईएमएफ, सेल का ईएमएफ अदिश राशि होता है, क्योंकि ईएमएफ कार्य होता है। ईएमएफ क्या होता है बोलिए? वर्क होता है, और वर्क क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं, अदिश राशि होते हैं। इसीलिए हम ईएमएफ को, विद्युत वाहक बल को अदिश में रखते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने बल होंगे सब सदिश होंगे। फिर यहाँ आइए, सभी विभव, पोटेंशियल अदिश राशि होता है। जहाँ पर विभव दिखाई पड़ गया समझिए कि वो अदिश है। ट्रिक है जानने का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, विद्युत विभव, चुंबकीय विभव, वृत्तीय विभव, जहाँ पर विभव लग जाए वो सब क्या होता है? अदिश होता है। लगभग सभी तीव्रता, लगभग सभी तीव्रता सदिश राशि होती है। तीव्रता कहीं लगे तो समझिए कि संभवतः वह सदिश राशि होगा, लेकिन कुछ तीव्रता को छोड़कर, जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा बोलिए? सदिश राशि होगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा? सदिश राशि होगा। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होगा? सदिश होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब हो गया विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता सदिश राशि। मैग्नेटिक इंटेंसिटी चुंबकीय तीव्रता, और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। ये सब सदिश राशि होते हैं। लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कुछ ऐसे भी होते हैं इंटेंसिटी जो अदिश राशि होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं, और फिर सबको कहना चाहते हैं यहाँ से 10 से 16 नंबर आप अंक आराम से उठा सकते हैं। बने रहिए, आज बेसिक कंसेप्ट दिए हैं, तुरंत हमारा दूसरा वीडियो लोड होगा। लेकिन आप सबसे विनम्र आग्रह है मेरे प्यारे बच्चों हैं तो मैं कहूँगा कि कम से कम एक लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाभ उठाएं और अच्छा से पढ़ें। और कहीं भी दिक्कत हो वीडियो में तो कमेंट्स में अवश्य लिखें, ताकि हम उसको अगले वीडियो में उस डिमेरिट को, उस त्रुटि को हम दूर कर सकें। और आपका एक लाइक हमारे एनर्जी को एक्साइट करेगा, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करेगा। अतः हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या जो भी अभिभावकगण जो इसको देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और यही को अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल।